Hi students, welcome to Net Study. I hope you all are doing well. My dear students, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का ये हमारा 22वां पार्ट रहने वाला है। इससे हमने 21 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर ने वो सभी वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से लिंक पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाते हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं जो कि एक आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कराने में सही डायरेक्शन देंगे। आइए चलते हैं फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहले सवाल को। फ्रेंड्स, अगर साथ ही साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि ज्वाइन करने के साथ साथ आपको सभी वीडियोस और पीडीएफ्स और मोटिवेशनल क्विज़ जितने होते हैं और जितनी भी हम डेली क्विज देते हैं आप उसको देख सकते हैं और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है फ्रेंड्स। कहा गया कि व्हेन वाज द रिपोर्ट ऑफ द सर्जेंट कमीशन टेबल्ड। एक जो रिपोर्ट लाई गई थी उसका नाम क्या था? सर्जन कमीशन कमीशन जो था उस रिपोर्ट का नाम था। वो बताया गया कब ये लाई गई थी। इसका करेक्ट जो आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी है। 1944 में ये रिपोर्ट लाई गई थी। इस रिपोर्ट को सर्जन कमीशन के नाम से जाना जाता। आइए इसके बारे में देखें। कहा गया कि जो सर्जन जो कमीशन था, सर्जन प्लान था, वो 1944 में आया था। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया था? सर जॉन सर्जेंट के द्वारा इसको प्रिपेयर किया गया था और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था एजुकेशन के लिए इंडिया में और ये 1944 में इसको लाया गया था। अगर फ्रेंड्स बात करें तो कहा गया इसमें रिकमेंड की गई कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसको मतलब कैसे प्रमोट किया जाए, इसको रिकमेंड किया गया था इसमें। और सेकेंडरी जो एजुकेशन था हमारा उसमें प्रोवाइड कराना एजुकेशन को उन स्टूडेंट को ज़्यादातर जो एवरेज से अबव हैं, एवरेज से ऊपर हैं, उन लोगों को प्रोवाइड कराना एजुकेशन। और जो एक्सलेंट एप्टीट्यूड रखते हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसमें ये सारी बातें कही गई थी। आई होप सर्जेंट कमीशन, हम बेसिक चीज़ें लाए हैं, इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं लेकिन हम कुछ थोड़ी सी यहाँ बातें लाए हैं क्योंकि हमारे जितनी भी आगे आने वाले क्वेश्चन है उनमें ये बहुत बार आएगा और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। आइए देखते हैं फ्रेंड्स अगला सवाल क्या है हमारा। कहा गया कि इज द टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। स्टार्टअप, हमें एक पॉइंट फ्रेंड पकड़ना है कि स्टार्टअप रूटीन जो होता है वो किस में होता है? पैन में, रैम में, रोम में या कैश मेमोरी में? फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। रोम जो होता है ये क्या रखता है? ये एक मेमोरी है, सर्किटरी मेमोरी है जो कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ये होल्ड करके रखता है। यानी अगर रोम के हम बात करें, रोम में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। यहां पे बताया गया कि सबसे पहले तो जो रोम है वो स्टैंड करता है रीड ओनली मेमोरी, जो कि रैम के जस्ट अपोजिट है। रैम क्या था? हमने इससे पिछली वीडियो में रैम के बारे में आपसे डिस्कस किया था। इसमें हम रोम के बारे में आपको बताएंगे। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है और ये एक स्टोरेज डिवाइस है फ्रेंड्स। ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि यूज की जाती है कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए। और जो इसमें डेटा स्टोर किए जाते हैं वो रोम में वो सिर्फ रीड करने के लिए होते हैं, राइट करने के लिए नहीं होते हैं। आपको ये बातें जहन में रखनी होगी। और जो ये क्या होता है, रोम जो होता है, रोम का जो यूज होता है किसके लिए होता है? फॉर्मवेयर अपडेट के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? कहा गया कि जो ये रखता है, कंटेन करता है बेसिक इंस्ट्रक्शन को, जो ज़रूरतें होती हैं, जो होता है कंप्यूटर में। व्हेन अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन, जब कंप्यूटर ऑन होता है तो इसके लिए जो ज़रूरतें होती हैं वो जो बेसिक जो रोम होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है।
और उसी के साथ साथ अगर फ्रेंड्स बात करें तो जो फर्मवेयर होता है इसको जाना जाता है BIOS के नाम से। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। कहा गया कि BIOS जो होता है वो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और रोम क्या है? एक वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में स्टोरेज है। हमने रैम में बताया था कि रैम एक वोलेटाइल स्टोरेज है, लेकिन रोम जो है एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स कि रोम जो है एक वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, एक बात यहां पे समझिए, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? यहां पे कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है मेंटेन की जाती है व्हेन इवन इफ द कंप्यूटर लॉसेस पावर, यानी जब कंप्यूटर जो होता है बंद हो जाता है, चाहे वो किसी तरीके से पावर ऑफ हो जाए या फिर ऑटो कट की वजह से, किसी भी तरीके से जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसमें सभी डेटा जो रहते हैं वो लॉस नहीं होते हैं। और कहा गया कि जो रोम होता है कहां पे लोकेट होता है? BIOS चिप पे। और ये कहां पे होता है? जो प्लग होता है इनटू मदरबोर्ड में ये प्लग होता है। और यहां से हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रोम जो है एक तरीके की मेमोरी सर्किटरी है जो होल्ड्स करके रखती है कंप्यूटर की स्टार्टअप रूटीन को। आई होप ये रोम के बारे में जितनी पॉइंट हमने बताए हैं आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल देखते हैं हमारा क्या है। कहा गया कि आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट element the teacher has to take cognizance of while addressing students in the classroom। एक क्लासरूम में जब एक टीचर एड्रेस करेगा छात्रों को तो वो किस तरीके के एलिमेंट को, किस तत्व को ध्यान में रखेगा? फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ऑप्शन बी में दिया गया है वॉइस मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी में दिया गया है रिपीटेटिव पॉज, ऑप्शन डी में दिया गया है फिक्स पोस्चर। फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। जो एक जो टीचर होगा जब वो स्टूडेंट को एड्रेस करेगा एक क्लासरूम में, यानी कुछ समझाएगा कुछ बताएगा, तो उनका टीचर को क्या ध्यान में रखना है? उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है हम इसके बारे में आपसे बताएं फ्रेंड्स। कहा गया कि जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है इसका मतलब ये कि जो उसका ट्यून है, जो उसका लहजा है बताने का, बोलने का, वो अच्छा होना चाहिए। और कहा गया ये हेल्प करती, अच्छा होने का मतलब क्या है? ये मदद करेगा किसमें? जो ऑडियंस होंगे उनको क्लियरली सुनने में, उनको कैसे साफ साफ सुनाई दे ये मदद करता है। और कैसे वो अंडरस्टैंड करें ये सारी बातों को, जो अच्छे से सुन पाएंगे, ये भी होता है। चाहे वो लेक्चर हो, प्रेजेंटेशन हो, स्पीच हो, जितनी भी सारी चीज़ें ये डिलीवर की जाती है एक टीचर के द्वारा, एक स्पीकर के द्वारा, उसमें ये सारी चीज़ें मदद करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए? पब्लिक स्पीकिंग के लिए। यानी जाहिर सी बात है एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उसमें ये क्या होता है कि एक फाइन ट्यून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर के लिए, क्योंकि जब वो अच्छे से बोलेगा, अच्छे से समझाएगा, उसकी आवाज़ अच्छी रहेगी, कहाँ पे कम करना है आवाज़ को, कहाँ पे जोर देना किस वर्ड पे, ये सारी बातें जब उसको पता रहेंगी तो सारे स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ बहुत आसानी से खींच सकता है। आई होप ये वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है आप इसको समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कहा गया कि द conclusions findings of which type of research, यानी जो फाइंडिंग या कंक्लूजन जो निकल के आता है किस तरीके की रिसर्च के लिए कांट बी जनरलाइज नहीं किया जाता टू द अदर सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन के लिए। दूसरी सिचुएशन में जो भी रिसर्च, जो भी फाइंडिंग और कंक्लूजन निकल के आते हैं उसको जनरलाइज नहीं किया जाता दूसरी रिसर्च के लिए। तो इसमें क्या है, हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी बन जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, इसकी जो कंक्लूजन और रिजल्ट इसका जो निकल के आता है, हम दूसरी सिचुएशन के लिए इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। क्यों, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। फ्रेंड्स, यहां कहा गया कि जो ये
जो ये रिसर्च निकल के आती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग के लिए नहीं, बट आल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द नॉलेज एंड सिचुएशन ऑफ सिग्निफिकेंस प्रॉब्लम। यानी सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग के लिए नहीं होती है, बल्कि जितने भी उससे रिजल्ट निकल के आते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल का फॉर्मुलेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट हो या कोई भी सिचुएशन हो जो उसको जो कंसर्न हो उसके लिए। और इसमें कहा गया कि जो डिस्क्रिप्टिव सर्वे जो होता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है फिनोमेना के लिए जो उसके नेचुरल सेटिंग में होता है, और इसी वजह से क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है कांट बी अप्लाइड किसके लिए जनरलाइज किया जाता है, इंटायर सेट ऑफ ग्रुप अंडर स्टडी, यानी सभी स्टडी के लिए इसके जो रिजल्ट्स फाइंड कंक्लूजन होते हैं इसको जनरलाइज नहीं किया जाता है। इसी वजह से इसका जो कंक्लूजन और फाइंडिंग होती है, जो कि हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते दूसरी सिचुएशन के लिए। और आप यहाँ पे फ्रेंड एक बात ध्यान रखें कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च निकल के आती है वो जो होती है वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। आई होप ये सारे पॉइंट आप इसको समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं अगले सवाल को, देखते हैं। कहा गया कि इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम की बात की जा रही है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये सवाल है। कहा गया कि एक क्लासरूम जो होता है, आर कम्युनिकेटर ट्रस्ट लेवल इज डिटरमाइंड बाय, यानी जो ट्रस्ट लेवल होता है एक कम्युनिकेटर का वो किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है, कैसे वो तय किया जाएगा उसका ट्रस्ट लेवल, इसमें हमसे पूछा गया। ऑप्शन ए में दिया गया है द यूज ऑफ हाइपरबोला और द चेंज ऑफ द वॉइस लेवल, द यूज ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, द ऑप्शन डी में दिया गया है आई कांटेक्ट। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। आई कांटेक्ट के थ्रू हम किसी जो स्पीकर होता है उसके डिटरमाइन जो उसका जो ट्रस्ट लेवल होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ और नई क्वेश्चन के साथ। तब तक आप खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।